वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संजय पांडे क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ शैलेंद्र द्विवेदी। तो आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 5। और इसमें एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन। क्या नाम है? सरफेस टेंशन। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 5 ही है आपका, और हम स्टार्ट करेंगे सरफेस टेंशन इसमें। ठीक है, इसके पहले हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल सीखा है। अब इसके आगे हम बढ़ रहे हैं, सरफेस टेंशन का एक नया टॉपिक इसमें इंक्लूड हो रहा है। और ये टेंशन तभी किसी भी लिक्विड के सरफेस पे आएगा जब लिक्विड हमारा किस में होगा? रेस्ट में होता है। किस में होता है? हाँ, रेस्ट की कंडीशन की कहानी है। तो क्या होता है सरफेस टेंशन, उसको पढ़ने से पहले हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में जानना चाहेंगे। किसके बारे में? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, और एक होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। ठीक है, ये दो फोर्स होते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर? अब ये दो कैटेगरी में बटा हुआ है, एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडहेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्स किसे कहेंगे? जब एक ही मटेरियल के, किसके? एक ही मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो। किसके बीच? एक ही मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? कोहेसिव फोर्स। और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे हम लोग कहेंगे क्या? एडहेसिव फोर्स। जैसे कॉपी में आप लोग इंक से लिख रहे हैं ना, तो इंक के मॉलिक्यूल और कॉपी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच कौन सा फोर्स है? एडहेसिव फोर्स। डिफरेंट मटेरियल हो गया। और सिर्फ मैं बात करूं इंक के मॉलिक्यूल्स के बीच, कोहेसिव फोर्स। क्लियर ना? तो आप इसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल। और यहां पे हम लोग लिखेंगे, इस केस में क्या लिखेंगे? इसमें अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, क्लियर? शॉर्ट में इसे आप लोग नोट कर लीजिए पहले, इतनी बातें। नोट कर लिया? attraction force between molecules
ऑफ डिफरेंट मटेरियल, है ना, और अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल। अगर एक ही मटेरियल है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोहेसिव। डिफरेंट मटेरियल है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहा है फोर्स अट्रैक्शन, तो एडहेसिव। इसी पर एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, वाटर वेट्स ग्लास बट मरकरी डज नॉट, व्हाई? क्वेश्चन आई रिपीट अगेन, क्वेश्चन क्या है हमारा, वाटर वेट्स ग्लास बट मरकरी डज नॉट, व्हाई? ये क्वेश्चन हमारा बन के आता है एग्जाम में कभी कभी, ऐसा क्यों होता है? आपने देखा मरकरी ग्लास में डालिए, कभी ग्लास भीगेगा नहीं मरकरी से कि भीग जाए मरकरी से, ऐसा होता है? मरकरी मूव करेगा एकदम वहाँ पे स्फेरिकल शेप में, है कि नहीं? लेकिन अभी उतना ही बूंद पानी गिरा दीजिए तो भीग फैल जाता है, मतलब भिगो देता है। पानी क्या करते हैं, ग्लास सरफेस को भिगो देगा, पानी डाल दो ग्लास सरफेस भीग जाएगा पूरा। मरकरी उतना डालो तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, इससे बॉल की तरह ऐसे घूमेगा इससे, और छुएंगे तो वहाँ पे अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मरकरी गया तो जहाँ छुएंगे तो वहाँ पे सूखा रहेगा बिल्कुल। ऐसा आपने देखा है, प्रैक्टिकली देखा भी होगा, मरकरी जो थर्मोमीटर में होता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, इसका क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वाटर वेट्स ग्लास बट मरकरी डज नॉट, व्हाई? क्वेश्चन लिख लिया, इसका आंसर आप लोग खुद से देंगे। इसका मतलब ये है जो मटेरियल जिसको नहीं भिगोता, मतलब उसका ये है कि उसके जो मटेरियल हमारा है लिक्विड, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स बिटवीन द ग्लास एंड मरकरी मॉलिक्यूल्स। मरकरी के मॉलिक्यूल्स और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच जो एडहेसिव फोर्स है वो लेस है, कम है, किससे? मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले कोहेसिव फोर्स से। इसलिए मरकरी डज नॉट वेट, क्लियर? बट वाटर वेट्स ग्लास, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स और ग्लास मॉलिक्यूल्स के बीच जो एडहेसिव फोर्स है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है उससे ज़्यादा है क्या? एडहेसिव फोर्स। किसके बीच? ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच, इसलिए वाटर वेट कर देता है। क्लियर? तो आप इसे लिख सकते हैं ना अपने लैंग्वेज में, क्लियर? तो इसका आंसर आप लोग घर से लिखिएगा, ठीक है ना। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसमें टॉपिक स्टार्ट होता है सरफेस टेंशन, तो हेडिंग आपका रहेगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ठीक है ना। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन, कोई भी लिक्विड है, क्या है? लिक्विड, उसका जो फ्री सरफेस है रेस्ट कंडीशन में, इन रेस्ट कंडीशन, surface of each liquid, surface of each liquid behaves like a stretched membrane। कैसा बिहेव करता है? इन रेस्ट कंडीशन सरफेस ऑफ ईच लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। कैसा बिहेव करता है? जैसे कि मेम्ब्रेन खिंची हुई रहे, तनी रहे, एकदम पतली सी, ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ रहा है, तो वो कैसा है?
लिक्विड सरफेस की तरह होता है वो, जो फ्री सरफेस होता है ऊपर वाला टॉप सरफेस। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा? मतलब यह है कि जो लिक्विड का सरफेस है वो टेंडेंसी रखता है कॉन्ट्रास्ट की। कॉन्ट्रास्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। सिकुड़ने की इंग्लिश क्या होती है? बोलिए। तो ये नोट कर लिया आपने। ईच लिक्विड बिहेव्स, उसका जो सरफेस है रेस्ट कंडीशन में कैसा बिहेव करता है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। मतलब जितने भी लिक्विड सरफेस हैं, सरफेस उसका वो टेंडेंसी रखता है अपना सरफेस एरिया कम से कम करने का। मतलब सिकुड़ने की टेंडेंसी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सरफेस पे। हाँ, जो लिक्विड का सरफेस होता है वो हमेशा क्या करता है? अपना सरफेस एरिया को कम से कम करना चाहता है। इसलिए उसके सरफेस पे क्या होता है मालूम है? एक टेंशन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? टेंशन। उसी टेंशन को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। तो पैराग्राफ चेंज लिखो, दैट इज ईच लिक्विड has minimum surface area. Each liquid has minimum surface area due to which a tension creates at the surface of liquid. लिखा? This is called surface tension. This is called surface tension. मान लो ये कोई लिक्विड का सरफेस है। किसका है? लिक्विड का सरफेस। इसमें लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? तो टेंशन कहां पे होता है बेटा? ये लिक्विड का सरफेस है, फ्री सरफेस। ठीक है ना? लिक्विड का क्या है? ये फ्री सरफेस है लिक्विड का। ठीक है ना? अब लिक्विड का जब फ्री सरफेस है तो यहां पर हम एक ये समझ सकते हैं, कोई यहां पे अगर लाइन खींच लें ऐसे इमेजिनरी लाइन, तो उस लाइन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना। उन मॉलिक्यूल्स को इस साइड वाले भी मॉलिक्यूल्स अपनी ओर खींच रहे हैं, इस साइड वाले मॉलिक्यूल्स अपनी ओर खींच रहे हैं। कहीं पर भी आप एक लाइन इमेजिन कर लो, तो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? इनके बीच कौन सा फोर्स लग रहा है? कोहेसिव कि एडहेसिव? आप कहोगे कोहेसिव फोर्स लग रहा है कि नहीं? तो अगर हम यहां पे एक इमेजिनरी लाइन ले लिया, यह है एक इमेजिनरी लाइन, इस पर जो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे, देखो यहां से यहां मॉलिक्यूल जो होगा,
जो यहाँ मॉलिक्यूल हो, यहाँ मॉलिक्यूल होगा, यहाँ मॉलिक्यूल हो, यहाँ पे, यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सभी मॉलिक्यूल्स को इस साइड वाले मॉलिक्यूल अपनी ओर खींच रहे हैं और इस साइड भी खींच रहे हैं। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं इस लिक्विड के सरफेस के टेंजेंशियली खींच रहे हैं कि अंदर की तरफ खींच रहे हैं? ये टेंजेंशियली खींच रहे हैं, ऐसे 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 खींच रहे हैं सब। क्लियर? इस साइड भी खींच रहे हैं, इस साइड भी खींच रहे हैं, इस साइड भी खींच रहे हैं। तो किसी एक साइड अगर हम मान लेते हैं, मान लो ये इस साइड वाले लिक्विड इसको इधर खींच रहे हैं, तो ये फोर्स क्या लग रहा है? टेंजेंशियली लग रहा है, लिक्विड सरफेस के टेंजेंशियली। सरफेस में क्या लग रहा है? टेंजेंशियली लगता है, ये स्ट्रेच बनाता है, ठीक है ना, टेंजेंशियली। ऐसा नहीं कि अंदर लगता है सरफेस टेंशन या ऊपर की तरफ लगता है हवा में टेंशन, ऐसा नहीं है। उस लिक्विड की सरफेस के टेंजेंशियली, सरफेस में ही वो टेंजेंशियली फोर्स लगता है और वही फोर्स क्या है? टेंशन। ये फोर्स हमारा है कोहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? हाँ, अगर इसकी मैं इस पॉइंट को ए बी कह देता हूं, पॉइंट ए और बी, और इसका लेंथ कितना है? एल है। तो ये यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, कोहेसिव फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं, टी। ठीक है ना? डायग्राम बना लीजिए। इसमें क्या लिखेंगे? कोहेसिव फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी लाइन इन द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इस तरह से हम लोग सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना भाई? सभी मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं ऐसे एक दूसरे को। ये इधर वाले इधर क्यों खींच रहे हैं, यहाँ वाले इधर खींच रहे हैं, सब खींच रहे हैं दूसरे को। तो कहीं रैंडमली एक लाइन खींच लीजिए, उसको एक साइड वाले मॉलिक्यूल जो खींच रहे हैं वो क्या है? टेंशन तो ही है। तो पूरे सरफेस पे टेंशन है ये, ऐसा नहीं सिर्फ यहीं पे दिखाई पड़ रहा है तो सिर्फ यहीं पे नहीं, पूरे सरफेस पे टेंशन है। और टेंशन सब जगह क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। फर्क क्या होगा? सब ये सिकुड़ने की टेंडेंसी रखेगा। इसका एरिया क्या चाहेगा? मिनिमम रखे, कम से कम, है ना, कम से कम करना की मतलब करना चाहेगा ये अपना सरफेस एरिया। ये टेंडेंसी होती है किसकी? लिक्विड सरफेस की। तो ये हो गया कोहेसिव फोर्स के बिहाफ पर सरफेस टेंशन का डिफिनीशन, T इक्वल टू F/L। यहां से इसकी SI यूनिट अगर लिखना चाहेंगे, SI यूनिट ऑफ टेंशन, कहीं कहीं NCERT में सिग्मा दिया हुआ है, तो न्यूटन पर मीटर। क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। ठीक है ना? इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का होता है MLT-2 और लेंथ का L, LL कैंसिल, कितना आएगा? MT-2। ये आएगा फोर्स का, सॉरी, सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है? तो ये हो गया किसके बेस पर? सरफेस टेंशन का एक्सप्लेनेशन। किसके बेस पर? कोहेसिव फोर्स के बेस पे। किस बेस पर है ये? हाँ। अब इसके बाद आता है सरफेस एनर्जी। ठीक है, सरफेस एनर्जी के बेस पर हमको सरफेस टेंशन का भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। किसके बिहाफ पे? हाँ, सरफेस एनर्जी। अब ध्यान दो, ये एक दूसरे को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो इनमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है, ये अपना एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम से कम करना चाहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जितना कम से कम रहेगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है। क्लियर? मतलब मिनिमम सरफेस एरिया।
सरफेस एरिया को क्या करना है, मिनिमम करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम एक फ्रेम लेते हैं, सोप की फिल्म बनाएंगे, साबुन की फिल्म बनाना आता है ना आप लोग को, देखते हैं सोप की फिल्म कहीं कहीं बन जाती है, अक्सर देखा होगा, फ्रेम अगर कोई है तो उसमें सोप की फिल्म बन जाती है। इससे कोई फ्रेम ले लीजिए, सर्कुलर फ्रेम में, यू शेप फ्रेम में, है ना, तो उसमें अगर साबुन में डुबो दीजिए तो एक फिल्म तैयार हो जाती है। जैसे एक फ्रेम ले लीजिए यू शेप का ऐसे, और साबुन का घोल ले लीजिए, खूब फेना, मतलब फेन निकला हो बढ़िया सा, है ना, उसको लगा ऐसे डुबो दीजिए ऐसे, और फ्रेम को निकाल लीजिए, देखेंगे फिल्म बन जाती है, बढ़िया सी बनती है ना। तो उसमें क्या है, लिक्विड का एक सरफेस है, क्या है वो सरफेस, उसमें है एनर्जी, क्या है एनर्जी, और उस एनर्जी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी। क्या बोलते हैं, क्योंकि उसमें सरफेस टेंशन भी है। तो सरफेस एनर्जी को हमें समझना है, तो सरफेस एनर्जी में थोड़ी सी हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग करना चाहेंगे, है ना, क्या करना चाहेंगे, इंक्रीजिंग, टेंशन होगा उसमें, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो हेडिंग रहेगा अब सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। जैसे मान लीजिए कि हम, मेरे पास है यहाँ पे ये एक फ्रेम है, इसका नाम रखा हमने ए बी सी डी, ठीक है। इस फ्रेम का जो ये वाला लेंथ है, ये लेंथ हमारा है कितना, मान लेते हैं ये लेंथ एल है, कितना है, एल है। और यहां हमने क्या किया है, एक फ्रेम लगा रखा है, क्या लगा रखा है, फ्रेम। इस फ्रेम मतलब कि कह लीजिए कि मूवेबल वायर कह लीजिए, फ्रेम क्या है, फ्रेम तो पूरा ये है, ये पी क्यू क्या है, मूवेबल आर्म है, क्या है ये क्या है हमारा, मूवेबल आर्म, ये मूव कर सकता है आगे पीछे, ठीक है ना। कुछ खास बात है क्या, ये मूवेबल आर्म है, इसको आप आगे पीछे इस पे स्लाइड करा सकते हो ऐसे। ये फ्रेम है आपका यू शेप का, आपने इस फ्रेम को ऐसे पकड़ा और एक सोप सॉल्यूशन में क्या किया, डुबोया और निकाला बाहर, तो एक यहाँ पे क्या बन गई, फिल्म बन गई, क्या बन गई, फिल्म। बोलो फिल्म बन जाएगी ना यहाँ पे, ये मान लो फिल्म बन गया, ये फिल्म बन गया, ठीक है। ये सोप फिल्म है, क्या है, सोप फिल्म। अब इस फिल्म के इस तरफ भी टेंशन क्रिएट हो रहा है और उस तरफ भी टेंशन क्रिएट हो रहा है, बोलो सही है, इस तरफ भी टेंशन क्रिएट हो रहा है और उस तरफ। भाई दो सरफेस एयर कांटेक्ट में है ना, तो कितने फ्री सरफेस हुए, दो फ्री सरफेस। जब किसी टैंक में आप पानी भरे रहते हो तो उसकी सिर्फ एक ही सरफेस होता है जो एयर कांटेक्ट में होता है,
क्लियर। जब पूरी फिल्म ही निकाल लिए तो फिल्म के दो पार्ट, दो हिस्सा कह लीजिए भाई, आपको फ्रेम निकाला तो इधर भी हवा है इधर भी हवा है, तो पूरा फिल्म नहीं बना है ऐसा भाई। ये क्या है, ये मान लो फिल्म है, सो फिल्म है, तो ये फ्रेम में सेट है ऐसे, तो ये भी हवा में कांटेक्ट में, इस साइड भी हवा कांटेक्ट है। अब बताइए फिल्म बना है तो फिल्म नो सा सरफेस नहीं होगा, इधर क्या रहेगा, कागज रहेगा क्या, इधर इधर अगर इधर सोप फिल्म है इधर कागज रहेगा। अजीब है आपकी सोच भाई। जब सोप फिल्म आपने डुबोया ऐसे निकाला तो इधर पूरा सोप ही तो है आगे पीछे, सिंपल सा बात है, लॉजिक है। कुछ और तो रहेगा नहीं कि उसमें कुछ और चीज मिक्स कर देंगे आप अपने से, है ना। तो इधर भी सोप फिल्म है, उस साइड भी सोप फिल्म का ही लेयर है। तो मतलब कहने का सेंस ये है, इसका ये साइड भी और वो साइड दोनों एयर कांटेक्ट में है, मतलब फ्री है। बोलो फ्री है कि नहीं है भाई। अगर आप एक टैंक में पानी भर देते हो तो टैंक में जो अंदर हिस्सा होता है वो तो एयर कांटेक्ट नहीं है ना, लेकिन ऊपरी हिस्सा तो वो फ्री सरफेस कहते हो नहीं कहते हो, वो फ्री सरफेस है ना, तो एक ही साइड है। लेकिन जब आप फ्रेम में ले लिए वही सरफेस को अगर आप फ्रेम में ले लो और हवा में लटका रहे इससे, तो दोनों साइड में क्या है, एयर कांटेक्ट में है। इधर भी टेंशन क्रिएट उधर भी टेंशन क्रिएट, मतलब अगर फिल्म में ये घटेगा बढ़ेगा तो दोनों साइड से घटेगा बढ़ेगा, किसी एक साइड से घटेगा बढ़ेगा नहीं। मान लो कि हमने यहां से कुछ फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, ऐसा फोर्स, मतलब ये आर्म को खींचा, तो ये हमारा जो मूवेबल आर्म है वो अब यहां आ चुका है। यहां आ चुका है मूवेबल आर्म, यहां आ गया, ठीक है ना। ये मूवेबल आर्म यहां आ गया, बोलो आ गया ना। हम इस तरह खींचेंगे कि ये फिल्म टूटने ना पाए। क्या ना टूटने पाए, तो इस साइड भी लेयर बना है उस साइड भी लेयर बना है, इसका भी इधर खींचेंगे तो वो भी उस साइड से खींचेगा, क्लियर। दोनों साइड से खींचेगा तो इस साइड का भी एरिया बढ़ेगा उस साइड का भी एरिया बढ़ेगा। वही बोलो, इसका कुछ ना कुछ एरिया है कि नहीं है। अगर इसका एरिया अब इतना से इतना हो गया तो पीछे वाले का भी एरिया इतना से इतना नहीं होगा, तो दोनों का एरिया इंक्रीज करेगा ना, बोलो। तो हमने मान लिया कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x डिस्टेंस, फोर्स कितना लगा यहाँ पे F। ये जो फोर्स है हमने इतना फोर्स लगाया कि जो इनके बीच कोहेसिव फोर्स है, टोटल कोहेसिव फोर्स, जिससे कि टेंशन क्रिएट हुआ है। क्या क्रिएट हुआ है, टेंशन। उस कोहेसिव फोर्स के बराबर हमने फोर्स अप्लाई किया जिससे कि ये फिल्म इक्विलिब्रियम में रहे, क्लियर। किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो जो कोहेसिव फोर्स है ना हमारा, कोहेसिव फोर्स F, वो कितना होगा हमारा, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस साइड के लेंथ के भी और उस साइड के भी लेंथ के, मतलब 2L के क्या होगा हमारा, ये प्रोपोर्शनल होगा। आपने T इक्वल टू F/L पढ़ा है, तो F इक्वल टू क्या होगा, T इंटू L होगा, बोलो। मतलब F क्या है, प्रोपोर्शनल है लेंथ की। जो इमेजनरी लाइन थी हमारी वो इमेजनरी है, वो जितना ज़्यादा लेंथ आप करोगे उतना ज़्यादा कोहेसिव फोर्स पाएंगे आप। लेकिन एक चीज़ तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो है टेंशन। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, 2L है। तो यहाँ F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, T इंटू 2L, बोलो क्लियर है। ये कोहेसिव फोर्स आता है हमारा। तो जब वेरी स्मॉल हमने क्या किया है, इसको डिस्प्लेस किया है, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन, वर्क डन हमारा होगा W इक्वल डेल्टा W मान लेते हैं, फोर्स इनटू क्या होगा यहां पे, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है। एक क्वेश्चन नंबर इसको बना देते हैं। सेकंड, इस फोर्स की वैल्यू अगर हम यहां पर रख दें T इंटू 2L, कहां रख दें, फोर्स के प्लेस पे, तो फर्स्ट एंड सेकंड डेल्टा W कितना आएगा, T इंटू 2 इंटू L इंटू एक्स। अच्छा, ये L इंटू एक्स क्या है, ये लेंथ L है, ये भी L है, तो L इंटू एक्स क्या है, एक साइड का एरिया है। क्या है, एक साइड का एरिया है। मतलब यहाँ पे जो एरिया हमारा है डेल्टा ए वेरी स्मॉल है, कितना है, L इंटू एक्स। तो यहाँ पे W कितना हो जाएगा हमारा, T इंटू 2 डेल्टा ए हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन यहाँ से कितना निकालेंगे, यही हमारा जो वर्क डन हुआ है ना, यही वर्क डन क्या है आपका, सरफेस एनर्जी है। मतलब डेल्टा टेंशन अगर निकालेंगे तो डेल्टा W बाई 2 डेल्टा ए। ठीक है, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक यहाँ पे छोटी सी हो रही है, रुक जाइए। तो ये जो हमारा एरिया हमारा है वो कितना हो जाएगा, डबल एरिया में होगा ना यहाँ पे। जो ये हमारा एरिया है, ये एरिया सिर्फ एक साइड का है ना, L इंटू एक्स सिर्फ एक साइड का एरिया है। तो LX और प्लस LX वो कितना होगा, 2, मतलब डेल्टा LX हमारा जो टोटल एरिया इंक्रीज करेगा वो LX प्लस LX कितना होगा, ये 2LX। इक्वेशन नंबर इसको हम बना देते हैं, कुछ नहीं, इसको थर्ड कर देते हैं। और इंक्रीज इन एरिया कितना होगा, LX इस साइड का भी और उस साइड, दोनों फिल्म का एरिया 2LX हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ 2LX है वहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा ए। तो बाई इक्वेशन थर्ड डेल्टा W होगा T इंटू डेल्टा ए। ये होगी हमारी सरफेस एनर्जी। और इसके बिहाफ पे हम टेंशन अगर डिफाइन करेंगे तो T इक्वल टू डेल्टा W अपॉन डेल्टा ए। तो सरफेस टेंशन का एक और फार्मूला बन गया, ये है सरफेस एनर्जी डेल्टा W, मतलब वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ फिल्म। किसी फिल्म को स्ट्रेच करने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, उस फिल्म की सरफेस एनर्जी होगी स्ट्रेच करने में। क्योंकि ये क्या करता है, टेंडेंसी करता है सिकुड़ने की। तो हम इस तरह से इसको स्ट्रेच करेंगे कि हमारा सरफेस ये टूटने न पाए, इक्विलिब्रियम में रहे। तो जितनी वर्क होगा वो क्या होगी, इसकी सरफेस एनर्जी होगी। तो आप यहां तक नोट कर लीजिए। तो आपने यहां तक नोट कर लिया है। इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर कौन सा, 4th। इफ डेल्टा ए कितना लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर या यूनिट 1 मीटर स्क्वायर कह देते हैं, देन T इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा W, मतलब यूनिट एरिया का जो सरफेस एनर्जी होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट एरिया का सरफेस एनर्जी क्या होगी, सरफेस टेंशन होती है। ठीक है ना। तो नाउ चेंज द पैराग्राफ, लिखिए सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड। इसके बाद लिखना सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड। ठीक है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, तो एक फार्मूला याद रहेगा ना, सरफेस एनर्जी फार्मूला
डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू टी डेल्टा ए, ये सरफेस एनर्जी। मतलब जो वर्क होगा स्ट्रेच करने में वही वर्क क्या होगा, सरफेस एनर्जी, क्योंकि उतना एनर्जी वो मेंटेन कर रखा है ना। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास एनर्जी है, आपको मेरी एनर्जी का पता लगाना है तो क्या करेंगे, सपोज दैट मुझे शिफ्ट करना है, क्या करना है, शिफ्ट। तो आप मेरे ऊपर क्या करेंगे, एक्सटर्नल वर्क करेंगे। तो जितना वर्क करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट करने में, वही वर्क क्या हो जाएगी, हमारी एनर्जी हो जाएगी, है कि नहीं। मान लो मुझे कोई खींचना चाह रहा है, मैं यहाँ से अपना प्लेस नहीं छोड़ रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, मुझे खींच करके वहाँ तक शिफ्ट कर दिए। इसका मतलब इतना एनर्जी मेरे पास स्टोर्ड थी, जितना आपने वर्क किया इतनी एनर्जी स्टोर्ड थी मेरे पास। क्लियर। इसलिए मुझे कोई खींच नहीं पा रहा था, जब आपने उतना ही वर्क कर दिया तो मैं शिफ्ट हो गया। बोलो लॉजिकल है कि नहीं है। अगर किसी का एनर्जी पता लगाना है तो उतना उस पर वर्क करिए कि वो इक्विलिब्रियम में बना रहे। किस पे बना रहे, मतलब वो टूटे फूटे ना, ठीक। तो 100 फिल्म को आपने खींचा, ये इक्विलिब्रियम में है, ये सब फिल्म टूट नहीं रहा है। तो जितना आपने वर्क किया वो वर्क क्या है, इसका सरफेस एनर्जी। इतना अगर आपने नहीं खींचा होता तो इतनी एनर्जी उसके पास स्टोर्ड थी, आपने उतना वर्क कर दिया, अभी भी इक्विलिब्रियम। लेकिन अब ज़्यादा वर्क करेंगे तो फिर एनर्जी इसकी नहीं आप पकड़ पाएंगे कितनी एनर्जी है, वो इक्विलिब्रियम में बना रहे, फिल्म टूटने ना पाए, ठीक। तो जो वर्क डन करेंगे किसी फिल्म को स्ट्रेच करने में, सरफेस को स्ट्रेच करने में, वही वर्क उसकी सरफेस एनर्जी होती है। दैट्स इट। फार्मूला ये होता है, याद रखना, याद रहेगा। तो यही है सरफेस टेंशन की कहानी। तो सरफेस टेंशन जब आया, सरफेस टेंशन की कहानी शुरुआत हुई, तब जाकर के कुछ और भी कॉन्सेप्ट दिमाग में आने लगे। अब लिक्विड का सरफेस कैसा होता है देखने में, बात ये दिमाग में आती है ना। लिक्विड का सरफेस देखने में कैसा लगता है। पहले हमने क्या किया, सरफेस को ऑब्जर्व किया, टेंशन आता है उसमें क्योंकि वो रेस्ट में है। तो जब लिक्विड का सरफेस किस में होता है, रेस्ट में होता है, तो उसमें क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है। और जब टेंशन क्रिएट होता है तो उसका सरफेस कुछ न कुछ शेप बनाता है। तो उसको ऑब्जर्व किया गया ट्यूब में, जो आपका टेस्ट ट्यूब होता है, देखा है ना टेस्ट ट्यूब में। अब पानी भर लीजिए, उसमें शेप देखो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो हेडिंग डाल दीजिए, शेप ऑफ लिक्विड, शेप ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब। ट्यूब मतलब ग्लास ट्यूब, इन अ ग्लास ट्यूब लिखिएगा, शेप ऑफ लिक्विड इन अ ग्लास ट्यूब। ये है आपकी ग्लास ट्यूब। ठीक है, ये क्या है आपके, ग्लास ट्यूब है। ये ग्लास ट्यूब है आपकी, ठीक है, ग्लास ट्यूब है। चलो बढ़िया है, ग्लास ट्यूब है। इसमें आपने क्या किया है, भर दिया है क्या, पानी। पानी मतलब H2O, वाटर। तो आपको जब बाहर से देखेंगे ना तो इसका शेप कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। वो सही बात है, मतलब ऊपर वाला जो सरफेस होता है वो कुछ यूं शेप ले लेता है। अगर आप वही मरकरी भर लेते तो उसका शेप ऐसा कुछ हो जाता है। ये क्या है आपका H2O, ये क्या है मरकरी। इसका सरफेस कैसा हो रहा है,
इसका सरफेस हो जाता है कॉनकेव और इसका सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स। बोलो सही बात है। डायग्राम को बनाइए। तो जब हम किसी वाटर को ग्लास ट्यूब में फिल करते हैं तो उसका सरफेस कैसा होता है, कॉनकेव सरफेस। आप इसे कॉनकेव सरफेस कह सकते हो। और ये कैसा सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है। ऐसा क्यों हो जाता है भाई, टेंशन पढ़ लिया तो समझ में आता है, लेकिन ग्लास ट्यूब में लिक्विड का सरफेस ऐसा क्यों शेप ले लेता है, ये तो पता है आपको। टेंशन तो रहेगा ही रहेगा, यहां पे टेंडेंसी रखता है सिकुड़ने वाली, है ना, कॉन्ट्रैक्ट होने की, नजदीक आने की। ऐसा क्यों, देखिए मैं समझाता हूं आपको। जो यहां पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, जरा सा गौर कीजिएगा इस जगह पे, क्या हो रहा है, इस जगह पे सिर्फ बात करता हूं मैं। ग्लास और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच क्या लग रहा है, एडहेसिव फोर्स। ग्लास वाटर को अपनी ओर खींच रखा है, ये खींच रखा है इस डायरेक्शन में, यह है एडहेसिव फोर्स। और इस वाले मॉलिक्यूल को जो वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है या वाटर के और जो मॉलिक्यूल है वो अपनी ओर खींच रखे हैं कुछ ऐसे। बोलो खींच रखे हैं कि नहीं, खींच रखे हैं, खींच रखे हैं ऑब्वियसली। तो होगा क्या, इन दोनों का जो रिजल्टेंट अगर हम बात करें, रिजल्टेंट, अगर हम इसका रिजल्टेंट बात करें तो रिजल्टेंट क्या करेंगे हम, इसके पैरेलल हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे, बोलो, और एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। एक एरो यहां लगाएंगे, एक एरो यहां लगाएंगे। तो इसका और इसका रिजल्टेंट कितने फोर्स है, ये फोर्स है F1 और ये फोर्स है F2। तो F1 और F2 का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो रिजल्टेंट किधर है, ये है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फोर्स F किधर है, बाहर की तरफ है। इस वाले मॉलिक्यूल मतलब जो ग्लास से अटैच में है उन पर नेट फोर्स किधर है, बाहर की तरफ खींचा हुआ है। किधर खींचा हुआ है, ऐसे इधर वाले पर भी किधर फोर्स रहेगा, बाहर की तरफ। तो ये वाले मॉलिक्यूल जो बीच वाले मॉलिक्यूल्स हैं उन पर फोर्स किधर है, नीचे की तरफ। तो शेप कैसा बन जाएगा, कॉनकेव। क्लियर। तो यही रिजल्ट कंक्लूजन है इसका, यही रीजन है कि लिक्विड का मतलब वाटर का जो सरफेस होता है, तो आप लोग इसमें लिख लेंगे सरफेस ऑफ वाटर इज कॉनकेव बट सरफेस ऑफ मरकरी इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्यों है इसको जरा देख लेते हैं। इस पॉइंट पर जो इस पर कोहेसिव फोर्स है, एडहेसिव फोर्स, वो इधर है एडहेसिव फोर्स, और कोहेसिव फोर्स किधर है, इस डायरेक्शन में है। बोलो, इस डायरेक्शन में है। तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा, रिजल्टेंट किधर होगा। तो अगर आप रिजल्टेंट पाएंगे ना, तो रिजल्टेंट इधर होगा, वो भी मैं दिखा दे रहा हूं। रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा,
रिजल्टेंट कुछ आपको ऐसा मिलेगा। रिजल्टेंट किधर रहेगा? इधर साइड में रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। किधर रहेगा? अंदर की तरफ रहेगा। मतलब फाइनली जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो इधर पुश करेगा, इधर ही, इस साइड में, इस साइड में। मतलब ये सरफेस अपने आप जो है ऊपर की तरफ उठ जाएगा और ये वाला क्या होगा, मॉलिक्यूल्स इधर खींचेंगे। आप ऐसे देख सकते हो दूसरे तरीके से। एक मिनट, हाँ, इस वाले मॉलिक्यूल को जो इधर वाला मॉलिक्यूल अपनी ओर खींच रहा है, मान लो ऐसे खींच रहा है, और ये वाला मॉलिक्यूल इधर खींच रहा है, ठीक है। इसका दोनों का जो रिजल्टेंट बन रहा है वो रिजल्टेंट किधर बनेगा? वो करीब करीब इधर रिजल्टेंट आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। क्लियर? इस डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ऐसा बनेगा कुछ रिजल्टेंट। क्लियर? इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होने से क्या होगा, इधर वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो खींचेंगे किधर? नीचे की तरफ खींचेंगे। किधर खींचेंगे? और ये वाले मॉलिक्यूल्स को भी नीचे तरफ खींचेगा, इधर भी नीचे की तरफ खींचेगा। क्लियर? तो फाइनली क्या होगा, जो किनारे वाले हैं वो शेप क्या ले लेंगे? ऐसे शेप ले लेंगे। तो बीच वाला अपने आप उठ जाएगा, कैसा? इस टाइप का। तो मरकरी का हमारा शेप कैसा होगा? कॉन्वेक्स बन जाता है। क्लियर? तो ये था शेप। मरकरी में कैसा होगा? कॉन्वेक्स सरफेस। वाटर का कैसा होगा? कॉनकेव सरफेस। चले इरेज करें इसको। ठीक है। अब हेडिंग रहेगा एक्सेस प्रेशर between two sides of liquid surface, between two sides of liquid surface. ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है? हमने मान लिया, क्या मान लेते हैं? वाटर। क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है। तो वाटर का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? कॉनकेव। ये हमारा सरफेस कॉनकेव होता है। ठीक है। तो ये अगर हम इसको एक सर्कल बनाए कंप्लीट, तो एक ऐसा सर्कल बन सकता है। बोलो, है कि नहीं? इसका एक सेंटर होगा अपना। इस साइड क्या होगा? एयर का प्रेशर रहता है, और इधर किसका प्रेशर है? लिक्विड का प्रेशर है। बोलो, तो प्रेशर किधर ज्यादा रहेगा? बताइए, किस साइड प्रेशर ज्यादा रहेगा? कॉनकेव साइड या कॉन्वेक्स साइड? मतलब ये एक साइड ये है, इस साइड, और एक साइड ये है।
किधर प्रेशर ज़्यादा होता है? ईयर की साइड। क्यों? अब ये सोचिए आप लोग, पहले 2 मिनट सोचिए। तो यहाँ और इस जगह पे, यहाँ और यहाँ, इस जगह प्रेशर ज़्यादा होगा, मोर प्रेशर होगा, यहाँ प्रेशर कम होगा। तो दोनों में प्रेशर जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेस प्रेशर। और ये कितना होता है? 2T/R। अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R है तो एक्सेस प्रेशर कितना होगा? 2T/R। ठीक है ना? यही है प्रेशर में डिफरेंस। तो घर पे जाके इसको पढ़िएगा, थ्योरेटिकल है। हम नेक्स्ट क्लास में 2T/R का डेरिवेशन करेंगे वाटर ड्रॉप के एक्सेस प्रेशर से। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।